हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम कल की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे आने की कोशिश करेंगे। कल की सीरीज़ में वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसकैरेज, जहाँ पर मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि पूरे के पूरे अगर आप इंडियन पीनल कोड को उठाकर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी मिसकैरेज शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज, मिसकैरेज होता क्या है या मिसकैरेज के एसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। लेकिन मिसकैरेज एक ऑफेंस है जिसका जिक्र सेक्शन 312 से लेके 318 के बीच के जो सेक्शंस आईपीसी के अंदर दिए गए हैं वहाँ पर इसका जिक्र बाकायदा किया गया है। अब अगर हम कल के ही लेक्चर को ज़रा गौर से एक बार फिर से समझने की कोशिश करें तो कल की क्लास में जो मिसकैरेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये चर्चा थी कि मिसकैरेज का मतलब होता है एबॉर्शन, जो कि एक जनरल बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, या अगर आप इसको हिंदी में कहें तो कहा जा सकता है गर्भपात। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एक व्यक्ति के सामने या खुद स्वयं एक महिला के सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिससे कि उस महिला को गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से जान का खतरा है। बात को समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि उस गर्भवती महिला को इस बात का थोड़ा सा भी अंदेशा हो या अंदाजा हो कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से उसको जान को खतरा है, तो यहां पर आप किसी भी तरह से कोई भी एक्ट कमिट नहीं कर सकते हैं जिसके अंतर्गत फीटस को डिस्ट्रॉय किया जाए या फीटस को मां के गर्भाशय से निकालने का प्रयत्न किया जाए। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वहां पर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वहां पे अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। अगर हम 312 के एग्जैक्ट प्रोविजन को देखें तो 312 में साफ साफ इसी बात का जिक्र किया गया है कि जो कोई भी वॉलेंटरली या स्वयं की इच्छा से किसी भी महिला का गर्भपात कराता है और उस गर्भपात कराने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट या उसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि उस महिला की जान को खतरा है और अगर हमें उस महिला की जान को बचाना है तो हमें गर्भ में पल रहे उस बच्चे को मारना होगा, तो यहां पर उस व्यक्ति का जो इंटेंशन है, उस व्यक्ति का जो ऑब्जेक्ट है वो प्योरली मैलाफाइड है। तो यहां पर अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरह के ऑफेंस को कमिट करता है तो यह माना जाएगा कि उसने सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी ना किसी अपराध को कमिट किया है। लेकिन अब वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम सेक्शन 312 के एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन को गौर करें तो वहां पर हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस महिला की सहमति भी थी और शायद यही वजह है कि इसके अंतर्गत वुमेन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला स्वयं से भी अपना मिसकैरेज कॉज करती है तो उसको भी इसी सेक्शंस के अंदर पनिशमेंट दिए जाने का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कंटेंशन ऑफ द सेक्शन 313 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आखिर जिन चीजों का जिक्र 312 में किया गया है उन्हीं चीजों का जिक्र 313 में किया गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप दोनों ही सेक्शंस को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 313 का जो कॉन्सेप्ट है वो साफ साफ ये कहता है कॉजिंग मिसकैरेज बट विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। यहां पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन का मतलब यह है कि जिस महिला ने उस गर्भ को धारण किया है या जो गर्भवती महिला है, आप उसको धोखे से या किसी और तरीके से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या किसी और तरीके से उसका गर्भपात कराने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर उस महिला को पता ही नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है, और अगर ऐसा पता होता तो शायद वो एक्ट कमिट करने ही नहीं देती आपको। तो यहां पर उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सहमति आपने धोखे से ले ली है, फ्रॉड से ले ली है, किसी फैक्ट को छुपा कर ले ली है या किसी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करके ले ली है, तो उस सहमति को सहमति बिल्कुल भी माना नहीं जाता है। सहमति का मतलब ही होता है फ्री कंसेंट, यानी कि मुक्त सहमति, और वो सहमति आपकी फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, एक्टिव कंसीलमेंट से फ्री होनी चाहिए। तो सेक्शन 313 के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वो पॉइंट्स क्या कहते हैं कि यहां पर भी एक व्यक्ति मिसकैरेज को कॉज कर रहा है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है,
कोई भी व्यक्ति उस महिला का रिलेटिव हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, लेकिन वो महिला स्वयं नहीं है। तो यहां पर भी एक मिसकैरेज को कॉज किया जा रहा है, लेकिन उस मिसकैरेज के कॉजिंग के पीछे उस महिला का कोई भी योगदान नहीं है। उस महिला को तो पता भी नहीं कि उसके साथ कमिट होने क्या वाला है। अब यहां पर जो भी व्यक्ति इस तरह के ऑफेंस को कमिट करने के लिए जा रहा है, उसकी सहमति, यानी कि उसने इस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं ली है, यानी कि यहां पर उस महिला की सहमति का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। दैट मीन्स द विमेन, or you can say a pregnant woman, she was not a consenting party in this above mentioned section that is called 313 of the Indian Penal Code। और सबसे बड़ी बात यहां पे फिर से निकल कर आती है कि नॉट कॉज्ड इन अ गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द विमेन, यानी कि जो मिसकैरेज आप कॉज करा रहे हैं उस गर्भवती महिला का, उसके पीछे ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मुझे उस महिला की जान को बचाना है जिस महिला ने उस गर्भ को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही की ओपिनियन के हिसाब से दैट महिला इज फिजिकली और मेंटली फाइन, वो महिला शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसके गर्भ की वजह से उसके जान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन सिर्फ आप वो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति कल्प्रिट हो सकता है, जो व्यक्ति ऑफेंडर हो सकता है, या जो व्यक्ति एक सस्पेक्टेड या अक्यूज्ड व्यक्ति हो सकता है, जो उस बच्चे को नहीं चाहता है कि उस बच्चे का जन्म हो। इसके लिए बिना उस महिला की सहमति को वो उसको धोखे से हॉस्पिटल ले जाता है या किसी भी ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर वो उसका मिसकैरेज कॉज कर देता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कल के कॉन्सेप्ट में वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन विद चाइल्ड और वुमेन क्विक विद चाइल्ड। जब वुमेन विद चाइल्ड को मैंने इंटरप्रेट किया था तो मैंने आपसे साफ साफ इस बात का जिक्र किया था कि विमेन विथ चाइल्ड का मतलब होता है कि उस महिला ने गर्भ को धारण कर लिया है, चाहे वो गर्भ 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 10 दिन का भी हो। दैट मीन्स दैट लेडी इज राइट नाउ प्रेग्नेंट। अब यहां पर विमेन क्विक विथ चाइल्ड का मतलब ये है कि उस महिला के गर्भ में जो भ्रूण है, जिसको कि हम फीटस के नाम से जानते हैं, वो भ्रूण अब डेवलप हो चुका है। उस बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास हो चुका है, उन अंगों के अंदर हलचल पैदा हो चुकी है और उन हलचल को वो महिला महसूस कर रही है जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है। तो 313 सेक्शन के अंदर चाहे वो महिला विद चाइल्ड हो या क्विक विद चाइल्ड हो, इट डजंट अ मैटर। अगर बिना उस महिला की सहमति के आपने उसका मिसकैरेज कॉज किया है या आपने अगर उसका गर्भपात कराया है तो इतना पर्याप्त है आपको इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट देने के लिए। तो यहां पर सबसे समझने वाली 3 चीजें हैं और वो 3 चीजें क्या है कि यहां पर जो मिसकैरेज कॉज हो रहा है वो उस गर्भवती महिला के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, यानी कि उस गर्भवती महिला को छोड़ के किसी भी व्यक्ति को पता है, लेकिन उस महिला को तो पता ही नहीं कि उसके साथ होने क्या वाला है या होने क्या जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो उसका मिसकैरेज कराया जा रहा है उसके पीछे कोई भी गुड फेथ नहीं है, ना तो ऐसा कोई उद्देश्य है कि उस महिला को उस गर्भ की वजह से जान का खतरा है और अगर हमने उसके गर्भ को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो उस महिला की जान भी जा सकती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उस महिला से आपने इस संदर्भ में किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं की है, और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है वो अगर अपनी सहमति देती तो इसको हम 313 नहीं बल्कि 312 के तहत गवर्न करते या पढ़ने की कोशिश करते, यानी कि यहां पर उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं है। विमेन वाज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी। अगर वो कंसेंटिंग पार्टी होती तो शी विल बी डील अंडर सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नॉट 313 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर यह ऑफेंस वाकई में हो जाता है तो जाहिर सी बात है शुरू के 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूफ करने पड़ेंगे कि पहली बात यह कि गर्भ को मिसकैरेज कॉज किया गया है, दूसरी बात यह कि विमेन वाज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी, तीसरी बात यह कि उद्देश्य जो था वो कोई गुड फेथ का नहीं था, कोई बोनाफाइडली इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। अब यहां पर जो सजा का प्रावधान है उस अक्यूज्ड व्यक्ति के लिए या उस कल्प्रिट के लिए, वो सजा का प्रावधान है लाइफ इंप्रिजमेंट, यानी कि उम्र कैद। अब उस उम्र कैद का ड्यूरेशन क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर, या वहां पर उस व्यक्ति को मैक्सिमम 10 साल तक की भी सजा दी जा सकती है और इसके साथ ही साथ उसको फाइन तो देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स द पर्सन will have to face the concept of imprisonment and apart from that he will also have to pay a amount of fine, यानी कि
जो सजा है वो 3 हिस्सों में है, या तो उसको उम्र कैद मिलेगी, या तो उसको मैक्सिमम 10 साल तक की सजा मिल सकती है, और इन दोनों के साथ साथ उसके ऊपर एक फाइन को तो लगाया ही जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं लाइफ इंप्रिजमेंट विथ फाइन और 10 इयर्स विथ फाइन का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यह है कि ये जो ऑफेंस है ये एक प्रकार का कॉग्निजेबल इन नेचर का ऑफेंस है, यानी कि एक संज्ञेय अपराध है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि यहां पर जो बेल ग्रांट करने का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास राइट है कि वेदर ही इज विलिंग टू गिव यू बेल और नॉट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर का है। कल की क्लास में जब हम 312 को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर वो जो ऑफेंस था वो एक कंपाउंडेबल नेचर का था, बशर्ते वहां पर कोर्ट की परमिशन मिलेगी तो ही। यानी कि वहां पर अगर कोर्ट इजाजत दे देता है तो वहां पर एक्चुअल सफरर और जो व्यक्ति है, जो सस्पेक्टेड है या जो अक्यूज्ड है, उनके बीच समझौता होने की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर का है, यानी कि यहां पे जो अक्यूज्ड होगा दैट पर्सन विल हैव टू फेस द ट्रायल, वहां पर समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सेक्शन 313 के अंदर जो समझने वाली बात है वो बात क्या है कि यहां पर भी एक मिसकैरेज को कॉज किया जा रहा है। मिसकैरेज को कॉज करने के पीछे उद्देश्य आपका कोई भी गुड फेथ नहीं है और ना ही वहां पर इस महिला की जान को खतरा है। तीसरी बात यह कि यहां पर उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं ली गई है और ना ही उस महिला को पता है कि उसके साथ होने क्या वाला है। यहां पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है वो प्रावधान है लाइफ इंप्रिजमेंट या 10 साल तक की सजा मैक्सिमम, और उसके साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ऑफेंस का अगर हम नेचर बात करें तो ये एक प्रकार का संज्ञेय अपराध है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल इन नेचर का है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो जाहिर सी बात है आपको पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और अल्टीमेटली द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि वेदर यू आर इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल और नॉट। और सबसे लास्ट बात ये है, ये नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर का है कि यहां पर चाह कर भी विक्टिम और अक्यूज के बीच में कोई भी समझौता हो ही नहीं सकता है। दैट मींस ट्रायल चलेगा एंड द बोथ पार्टीज दे विल हैव टू फेस द ट्रायल। उसके बाद अल्टीमेटली द ट्रायल विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट और उस आधार पर डिसाइड होगा कि वेदर दैट पर्सन शुड बी एक्विटेड और टू बी कन्विक्टेड। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 313 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस ऑफेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप इस अपराध को देखें तो ये एक ऐसा अपराध है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट दी विमेन के परव्यू में फॉल करता है। तो हमें इस चैप्टर को और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझने की जरूरत है। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो प्लीज डू कमेंट योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।